साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एक्विटल इन चेक केस से। इस विषय पर दो फंडामेंटल क्वेरी जो है आपकी आती है। क्वेरी नंबर 1 कि जो मामले चेक के हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है कंपनी का है, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 141 एनआई एक्ट का स्कोप क्या रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि अगर परिवादी जो है कंपनी है और जो परिवाद है वो थ्रू अटॉर्नी होल्डर है, तो ऐसे सिनेरियो में जो अटॉर्नी होल्डर है उसे क्या कंप्लायंसेस जो है करनी होगी। साथियों दोनों ही क्वेरीज का जो उत्तर है वो दिया है ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और बहुत ही रिसेंट जो है जजमेंट है जिसका नाम है यूसुफ खान बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जजमेंट का डेट है 25/9/2025। मैं पुनः रिपीट करता हूं, द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट। अब आते हैं इस मामले के उन फैक्ट्स पे जो काफी इंपॉर्टेंट है जानना। इस केस में क्या हुआ कि जो परिवादी कंपनी है उसने एक परिवाद जो है पेश किया। ये परिवाद जो है पेश क्यों हुआ, अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। जो परिवादी कंपनी है बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इनका कहना यह था कि हमने शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रोवाइड किया अक्यूज कंपनी को। इस लोन को पे ऑफ करने के लिए चेक्स जो है जारी किए गए और ये चेक जो है बाउंस हो गए विथ मार्क अकाउंट क्लोज। फिर हमने इनको जो है डिमांड नोटिस दिया, ये नोटिस जो है सर्व हो गया और विद इन अ टाइम ये पेमेंट जो है नहीं किया गया, तो फाइनली हमें जो है केस फाइल करना पड़ा। फाइनली केस वॉज फाइल्ड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब केस जो है कंपनी पे, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 141 एनआई एक्ट का कंप्लायंसेस भी इंश्योर करना होगा परिवादी को। अगर कंप्लायंसेस इंश्योर नहीं करा परिवादी ने, तो उसका नुकसान जो है उसको ही भोगना पड़ेगा और अल्टीमेटली जो अक्यूज है वो डिजर्व करेगा द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड फाइनली ही वुड बी एक्विटेड फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो साथियों इस केस में जो मेजर फैक्ट्स है जिसको हिट किया डिफेंस ने वो क्या थे, उसको जो है हम नोट डाउन करते हैं। पहला फैक्ट डिफेंस का ये था कि ये जो केस है वो डिफेक्टिव है, क्योंकि इस केस में जो चार अक्यूज हैं उसमें से एक तो है जुरिस्टिक पर्सन A1 और A2 A3 और A4 जो है दे आर नेचुरल पर्सन। बट A1 के विरुद्ध जो है प्रोसीडिंग वो हो गई ड्रॉप, क्योंकि इसके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड ड्यू टू द प्रोसीडिंग ऑफ लिक्विडेशन ये कंपनी जो है डिसॉल्व हो गई और डिसॉल्व हो जाने से जो कार्रवाई थी 138 N8 में वो भी ड्रॉप हो गई। जो अक्यूज नंबर 2 था उसकी मृत्यु हो गई और जो अक्यूज नंबर 4 था उसकी हद तक कार्रवाइयों को ड्रॉप कर दिया परिवादी ने एज पर सेक्शन 257 ऑफ सीआरपीसी। और जो अक्यूज नंबर 3 बचा इस केस में उसके कॉन्टेक्स्ट में भी प्रोसीडिंग जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी था उसने बयान जो है प्रॉपर नहीं दिए और उससे किसी भी ट्रांजेक्शन की जो है नॉलेज नहीं। और इसके अलावा जो सेक्शन 141 एनआई एक्ट का पार्ट था उसका भी ड्यू कंप्लायंसेस नहीं करा कंसर्न परिवादी ने, तो ट्रायल कोर्ट ने जो है बरी कर दिया। साथ ही जब ये मामला आया हाई कोर्ट में तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिस पर एम्फेसाइज किया गया, वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात कि जब भी कोई परिवाद दाखिल होगा सेक्शन 138 एनआई एक्ट में और जो परिवादी है वो एक कंपनी है, तो सबसे पहली बात जो परिवादी कंपनी है उसको अपना अस्तित्व जो है साबित करना होगा। अगर परिवादी कंपनी का अस्तित्व ही डाउटफुल है तो ऐसे सिनेरियो में केस जो है फेल हो जाएगा। दूसरी बात, इफ द केस इज गोइंग टू बी फाइल्ड थ्रू अटॉर्नी होल्डर ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर जो भी लोन दिया गया है
या जो भी ट्रांजेक्शन किया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई नॉलेज नहीं है स्पेसिफिकली पीओए को, मीन्स पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को, तो वहां पर केस जो है फेल होगा। तो इस केस में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस कॉन्टेक्स्ट में, जिन्हें में स्वीकार किया है विटनेस ने कि उसे जो कंसर्न परिवादी है और जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसके बीच हुए ट्रांजेक्शन की कोई भी पर्सनल नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, उसको ये तक नहीं पता कि कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं है टू गिव द शॉर्ट टर्म लोन, और इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट जो है प्रोसेस हुए रिगार्डिंग द लोन, इसकी भी जो है जानकारी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ये फैटल पॉइंट है, क्योंकि लॉ के अनुसार पोजीशन तो ये सेटल्ड है कि कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड थ्रू अटॉर्नी होल्डर, बट अटॉर्नी होल्डर व्हेन कमिंग एज अ विटनेस he must have knowledge about the facts, number 1. Number 2, about the circumstances. Number 3, about the transactions. अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में जो ये विटनेस है he would not be a competent witness. इस पॉइंट पे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो है AC नारायणा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, साइटेशन है 2015 वॉल्यूम 12 SCC पेज नंबर 203। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसके अलावा कोर्ट ने लिखा अपने फैसले में कि इस मामले में कंपनी जो है डिसॉल्व हो गई, अक्यूज नंबर 2 की जो है डेथ हो गई, अक्यूज नंबर 4 के अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग हो गई ड्रॉप। तो ऐसे सिनेरियो में जो अक्यूज नंबर 3 है उसका स्टेटस जो है स्पेसिफिक नहीं कर पाया परिवादी। सेक्शन 141 N8 में साफ साफ ये लिखा गया है कि while prosecuting the company, the directors who are responsible to conduct the day-to-day affair of the company must be added as a party. In simple words, we could say कि ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं, प्लस जो कंपनी की गतिविधियां हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, दे आर द डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। यही डायरेक्टर जो है प्रॉपर पार्टीज है। यहां पर जो अक्यूज नंबर 3 है बेसिकली ही इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरह के डायरेक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शन 138 ऑफ एनआईए। तो दोनों ही बिंदु पर ये केस जो है खत्म हो गया। तो अगर आप भी केस को लड़ रहे हैं, खासकर चेक केस को, और आप जो है अक्यूज हैं बट नॉट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, आपका प्रोसिक्यूशन हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, और जो अपोजिट पार्टी है वो भी कंपनी है, तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी लाइट में केस को देखना है आपको। अगर दोनों ही लीगल कंप्लायंसेस नहीं हुए परिवादी के पार्ट पे, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।